अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें और इसी तरह अल्लाह पाक की ज़ात जो रहमतें हैं, वो आप पर बरसती रहें। सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों को बहुत-बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह पाक जिन दोस्तों ने जिन भाइयों ने, जिन बुज़ुर्गों ने हज किया है, अल्लाह पाक उनका जो हज है वो कबूल फरमाए, उनका सफ़र जो है वो कबूल फरमाए और अल्लाह पाक मुझे और आपको भी तौफ़ीक दे, मेरी और आपकी हाज़िरी भी कबूल फरमाए और अगले साल इंशाअल्लाह ताला आप और मैं भी हज पे जाएँ। अगले साल इस वक़्त जब हम आज जिस वक़्त हम अपने दूसरे दोस्तों को और हमारे हज पे जाने वाले भाइयों को मुबारकबाद दे रहे हैं, अगले साल अल्लाह पाक की ज़ात ये मुबारकें मुझे और आपको भी रिसीव करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। हमेशा ज़िंदाबाद हमेशा ज़िंदाबाद। ईद की इन खुशियों में एक एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता था, ये जो प्रॉपर्टी और घर खरीदने वाला जो एक अ, होता था कि प्लॉट किसी का है, बेचा किसी ने, नाम किसी के है, बेच कोई रहा है। तो पंजाब हुकूमत ने इस पर बड़ा एक सख्त किस्म का कानून बनाया है और उसके लिए एक बड़ा कमाल का डॉक्यूमेंट जो है वो मुतारफ़ करवाया। हुकूमत पंजाब ने जायदाद की मलकियत और कब्ज़े की कानूनी तस्दीक के लिए प्रॉपर्टी सर्टिफ़िकेट का इजरा किया है, जिसकी अलहदा से किसी किस्म की कोई फ़ीस और कोई टैक्स नहीं है। 1 जुलाई 2026 से लाहौर की तमाम हाउसिंग स्कीमों में बशमूल निजी हाउसिंग स्कीमों के अब सिर्फ प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ही मलकियत की कानूनी दस्तावेजात होंगे और ये सर्टिफिकेट आपकी जायदाद को किसी भी तनाज़ा से महफूज रखता है और इसे ऑनलाइन तस्दीक के काबिल बनाता है। हुकूमत पंजाब ने अवाम को खबरदार किया है कि जायदाद की खरीदो फरोख्त के बाद अनासर प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के नाम पर अजाफी रकम वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इस नाम की कोई अलहदा फीस या टैक्स मुकर्रर नहीं है। हुकूमती एलामिया के मुताबिक शहरी अपनी जायदाद के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट तलब करें, जो ज़मीन की मलकियत के तस्दीक और रिकॉर्ड की जांच के लिए एक अहम दस्तावेज़ है। इलामी में कहा गया है कि जुलाई 2026 से कागजी इंतकालात और रवायती मलकियत के कागजात की जगह डिजिटल प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मुतारफ कराया जाएगा, जिससे लेन देन के जो मजीद शफाफ और महफूज बनाया जा सकेगा। हुकूमत के मुताबिक नादरा डिजिटल सिस्टम के तहत शहरियों की शनाख्त और मलकियत का रिकॉर्ड महफूज होगा, जिससे फ्रॉड और जेल साजी के इम्कान भी कम होंगे। हुकूमत ने मजीद कहा कि प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के जरिए अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि शहरियों को हदायत की गई है कि जायदाद की खरीदो फरोख्त के दौरान किसी भी गैर ज़रूरी फ़ीस या मशकूक मुतालबे से भी आपने एहतियात करनी है। हकाम ने जोर दिया है अवाम पर कि वो सरकारी हदायत के मुताबिक सिर्फ मस्तद प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करें, गैर कानूनी वसूलियों की शिकायत और मुतलका अदारों को रिपोर्ट भी करें। अच्छा, ये बड़ा कमाल का काम है। अल्लाह इसमें अगर अगर ये देखें, बहुत सारी चीज़ें नामुमकिन लगती है। जब शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब का लैंड रेवेन्यू तमाम ऑनलाइन कर रहे थे और फर्द सिस्टम और ये वो ख़त्म कर रहे हैं कि आप किसी भी बैंक से जाके ले लें, तो बड़ा मुश्किल काम था कि एक-एक पंजाब एक बड़ा सूबा है, उसमें एक-एक ज़मीन, एक-एक बंदा, एक-एक शनाख्ती कार्ड को उसमें एंटर करना बड़ा एक काम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब मेरे ख़्याल में वो वाहिद सूबा है जहाँ पर पूरी की पूरी जो लैंड है वो डिजिटल है। आप किसी भी बैंक से जाकर अपनी फ़र्द निकलवा सकते हैं। तो ये कुछ छोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा काम था। तो इसी तरह इस सर्टिफ़िकेट को हर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इसको जारी करना एक मुश्किल काम होगा। अब देखना ये है कि इसका जो हुकूमत तरीक़ाकार बना रही है वो कितना आसान है, क्योंकि ये बड़ी अहम चीज़ होती है कि क्या ये एक ही जगह पे बन रहा है? क्या जिनके पास ऑलरेडी है उनको क्या ये मतलब किस तरह से ये हासिल कर सकेंगे? अब जिनके घर अपने हैं या जिनका सारा कुछ है, कितना उनके लिए आसान है? लेकिन कोशिश एक बहुत अच्छी है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर एर्दोगान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्किया की क़यादत और अवाम को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की है। दोनों रहनुमाओं ने इस अमर का अदा किया है कि तुर्क और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी आज़मूदा बरादराना तल्क़ात मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफ़ाक किया है कि हालिया आला सतह की मुलाकातों में अहम फ़ैसलों पर तेज़ी से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा।
तजारत और सरमाया कारी के शोबों में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तवज्जो देने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी अमन की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अमन इक़दाम के लिए तुर्किया के सदर की हमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान के तुर्किया के साथ जितने अच्छे तल्क़ात हैं, सऊदी अरब तुर्की के साथ मेरे ख़्याल में मिसाली दोनों पाकिस्तान के तल्क़ात हैं। मुसलमान मुल्क सबके साथ अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुर्की और सऊदी अरब, अज़रबैजान ये बड़े कमाल के तल्क़ात हैं। एक्चुअली इन तीनों मुल्कों के ना जो ख़ानदान है ना, रूलर ख़ानदान, ये मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ साहब के बड़े दिल के करीब है और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ साहब की बड़ी इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है। और उसी लेगेसी को लेकर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ़ साहब चल रहे हैं और आगे इंशाअल्लाह ताला इसको मरियम नवाज़ लेके भी चलेगी। एक सोशल मीडिया में ना किसी के कोई जिसे कहते हैं ना तस्दीक या कोई किसी जगह से कोई कंफर्मेशन करने वाला कोई टूल ही कोई नहीं है, जिसके जो मुँह में आए। अभी मैं एक तस्वीर देख रहा हूँ, अब ये नहीं कि वो मेरे साथ है कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ साहब की। मैं एक तस्वीर देख रहा हूँ, सोशल मीडिया का झूठ है ना, किसी ने इसको कन्फर्म करना नहीं। बस उसपे कमेंट पे कमेंट लिखने शुरू कर देने हैं कि मतलब वो तस्वीर पे तस्वीर चल रही है, हर तरफ वही तस्वीर घूम रही है। एक तस्वीर जो इस दफ़ा पाकिस्तान था तो कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ साहब से दरख्वास्त की, जो कि ज़ाहिर है राशिद नसरुल्लाह के ज़रिए होती है। तो राशिद नसरुल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने मेक श्योर किया कि इस दफ़ा जो है कायदे मोहतरम से ज़रूर मुलाकात हो और कायदे मोहतरम से तस्वीर ना उतरवाई जाए उनके साथ, ये हो नहीं सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि जब आप उनको मिलते हैं तो ये आपके लिए एक सनद है कि कायदे मोहतरम आपसे कितना प्यार करते हैं, किस मोहब्बत से वो आपके साथ तस्वीर बनाते हैं, क्योंकि वो जो बातें वहाँ पे होती हैं वो सारी तो की नहीं जा सकती। लेकिन वो जो एक तस्वीर है वो आपके लिए एक हमेशा की एक ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी तस्वीरें देखता हूँ तो मेरे व्हाट्सएप पे जो डीपी लगी हुई है मैंने कभी तब्दील नहीं की, वही है और वही रहेगी इंशाअल्लाह ताला। दिल करता है कि जो अभी नई तस्वीर है वो लगाऊँ, फिर मैं कहता हूँ नहीं, वो जो पहले वाली लगी हुई है वही लगी रहने दे। बट एनी हाउ उस तस्वीर को लेकर शेर अफजल मरवत की तस्वीर एआई से मतलब प्रवेश संधीला को हटाकर वहां पर जो है वो तस्वीर जो है वो शेर अफजल मरवत की तस्वीर लगा दी गई। अब शेर अफजल मरवत की जो तस्वीर लगाई गई है उसको वो नजर आ रही है कि वो एआई तस्वीर है, लेकिन मेरे जैसे कई ऐसे दोस्त हैं जो उस खबर को आगे फैलाए जा रहे हैं कि शेर अफजल मियां नवाज से मिल के आया है, उनकी मुलाकात हो गई है, पीटीआई वालों पे क़यामत आ गई है। मतलब बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन या किसी किस्म का पूछना या किसी किस्म के कोई कोई खबर या कोई मुस्तंद नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस किसी ने कहा कि वो पंजाबी च कहंदे सी क्या होंदा है कि किसी ने कहा ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता कान ला के लै गया। तो अपने कान को नहीं देखना, कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर देना। सोशल मीडिया इसी चीज का नाम है। एक और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और वो प्रोपेगेंडा जो है वो बड़ा एक एक ऐसे ऑथेंटिक जो ट्विटर हैंडल है उनसे मिलाया जा रहा है और वहां पे क्रेडिट लेने की जो है वो बातें की जा रही हैं कि जी सबसे पहले बताने वाले हम चले गए हैं, वो आ गए हैं, जी इधर है उधर है। और साथ में प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि वो सरकारी खर्चे पर अपने खानदान समेत सीडीए के चेयरमैन को भी लेकर गए हैं और वो तमाम का तमाम सरकारी खर्चा। अच्छा, बंदा पहले सबसे पहले तो ये पूछे कि क्या मोहसिन नकवी सरकारी खर्चे पर गए हैं, इसकी क्या कंफर्मेशन है, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। दूसरा, क्या मोहसिन नकवी को हज करने के लिए, अब मोहसिन नकवी जैसे इंसान को भी हज करने के लिए सरकार के पैसों की या गवर्नमेंट के पैसों की जरूरत है, तो मेरे ख्याल में शायद उसको जरूरत नहीं है। मैं इसलिए ये वाकया बता रहा हूँ, मैं कभी इस पे बात ना करता। इस साल मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस साल जनवरी में जब रमजान शरीफ थे तो पहला रोजा था और पहले रोजे को शाम को मेरी फ्लाइट थी, मैंने वापस आना था। मतलब रात शाम से मुराद है सुबह नेक्स्ट डे, लेकिन पहला रोजा पाकिस्तान खोलना था। तो हमारे दोस्त हैं मेजर वसीम साहब, उनसे रिक्वेस्ट की कि यार दो चार दोस्त हैं तो जरा रोजा इकट्ठे खोल लेते हैं। बड़े भाई हैं नवाज संधीला साहब हैं, फैज साहब हैं, उसके अलावा अली रजा शाह साहब हैं। फैज साहब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद नहीं थे या थे, वो मैं अब जहन से स्किप हो रहा है। तो इस तरह कुछ दोस्तों को हमने मेजर साहब से कहा तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी। स्पाइस बाजार जो कि मेरा कम अज कम बड़ा फेवरेट है, रमजान शरीफ में बड़ा मजा आता खाना खाने का, कि वहां पे खाना खाते हैं। अब वहां पे जब खाना खाने से पहले हमारे दोस्त हैं वो मोहसिन नकवी साहब के कजन भी हैं, उनको कॉल की तो उनसे उन्होंने कहा जनाब के जाने से पहले जरा जफ्फी डाल के जाएं। मैंने कहा जी बिल्कुल डालते आए, इकट्ठे अफ्तारी करते हैं। उन्होंने कहा यार अफ्तारी तो मुश्किल है क्योंकि हम लोग तो अपनी अफ्तारी करवाते हैं तो उस पे वो है। मैंने कहा चले, तो कह रहे आप जाती दफा हमें जरा मतलब यहाँ पे जफ्फी डालते जाए। मैंने कहा जी बिल्कुल जरूर जफ्फी डालेंगे। जफ्फी जफ्फी डालने के लिए जब वहां पर गए हम तो वहां पर जो मैंने नज़ारा देखा वो नज़ारा ही एक और है। ये जो सर्विसेज हॉस्पिटल है इसके साथ जो जैसे मेंटल हॉस्पिटल कहते हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ी ग्राउंड है।
اور वो ग्राउंड के अंदर मोहसिन नकवी साहब का जो पूरे का पूरा स्टाफ है, वहाँ पर लोगों की इफ्तारी करवा रहा है। अब मैं अंदर गया तो मैंने कहा यार ये क्या किस्सा है? सर देगों की देगें, और जो हर बंदा इंटर आ रहा है उसको पानी पकड़ाने वाले, जूस पकड़ाने वाले, दही पकड़ाने वाले, रायता पकड़ाने वाले, खजूरें पकड़ाने वाले, और जब जाके बैठते हैं तो वो फिर बैठते हैं तो उनके आगे वो जो सालन है या रोटी है, उस दिन बिरयानी थी, तो बिरयानी। अब मैंने ज़ैन भाई से पूछा कि यार ये कितने लोग और कब? उन्होंने बताया यार कि ये एक वक़्त ऐसा भी आता है कि अनबिलीवेबल किस्म की तादाद जो है वो बढ़ जाती है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि हमने एक दिन में मतलब कि मतलब कि ये पूरे महीने में लाखों की तादाद में लोगों को यहाँ पे इफ्तारी होती है। क्योंकि अब ये नकवी साहब जो हैं उनका ये पिछले काफ़ी अरसा से ये कर रहे हैं, तो उसकी तादाद बढ़ते मतलब हाफ 1 मिलियन लोगों को महीने के अंदर-अंदर वहाँ पे वो इफ्तारी करवाते हैं, और ये मोहसिन नकवी साहब सब अपनी जेब से करते हैं। हाफ मिलियन को और उसके जो आखिरी दिन है उसमें वो उनको साथ में घी भी देते हैं, साथ में चीनी भी देते हैं, साथ दूसरी चीज़ें भी देते हैं कि लोग जो हैं ईद की खुशियाँ भी मना सकें। अब अंदाज़ा करें कि अगर मतलब कि ये 25-25, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार, आखिरी दिनों में 50-50 हज़ार लोग भी वहाँ पे आकर रोज़ा खोल रहे हैं, और कौन खुलवा रहा है? मोहसिन नकवी साहब। तो वो मोहसिन नकवी साहब जो हाफ़ मिलियन लोगों को, और इसके अलावा वो क्या करते हैं ज़ाहिर है अब हमें तो पता नहीं है, इतना कभी कुरीदा नहीं है, लेकिन वो बंदा क्या सरकारी खर्चे पर हज करने जाएगा? या वो अपनी फैमिली को हज करवाने लेके जाएगा? हज जैसा जो सफ़र है वो खुदा की ज़ात की कबूलियत के बाद, कि वहाँ से पैगाम आया तो तब आपने जाना है। पैसों का तो चक्कर ही कोई नहीं है। तो वो क्या सरकारी पैसों पे करना जाएगा? बट क्योंकि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का एक अपना ही मिज़ाज है, सोशल मीडिया की एक अपनी लाइन है। किसी ने नहीं देखना, किसी ने कन्फर्म नहीं करना कि भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हज करने गया तो वो सरकारी गया, शहबाज शरीफ गया तो वो सरकारी हज करने गया, मरियम नवाज़ गई तो क्या हो गया यार? हज वाला मामला तो लोग खुद अपनी जेब से पैसे लगा के जाते हैं, क्योंकि ये रब और बंदे का है। और अगर आपने वो भी सरकारी कर लिया तो फिर वो हज कैसा होगा? वो तो सफ़र होगा, कोई भी कर लेता है। बट एनी हाउ, एक और नाम है जी इमरान रियाज़ खान, जो यूट्यूब पर डॉलर कमाने में बड़ा मतलब कि इनकलाबियों का वो बादशाह बना होता है, कि वो जनाब अपना उसको बस छड़ दो, ओदियां जड़ियां गल्लां ते ओदियां जड़ियां कहानियां। उनके बारे में एक एक सोशल मीडिया पे एक हल्की सी जो है ना वो झड़प हमारे सामने आई, तो सोचा क्यों ना आपके सामने रखी जाए। रऊफ क्लासरा साहब ने ट्वीट किया और कहा कि इमरान खान के दौर में शो बंद हुआ था, चैनल से पहले निकाले गए इनकी नेक पाक हुकूमत के धड़ाधड़ स्कैंडल्स, वो कह रहे हैं जी कि हम लोग उसको ब्रेक कर रहे थे, कि उस वक़्त इमरान खान की हुकूमत में जो ज़ाहिर है स्कैंडल थे, वो ब्रेक कर रहे थे, तो प्रोग्राम बंद करने का ऑर्डर आ गया। खान को इस वक़्त गुस्सा आया जब इनके लाडले वफाकी वज़ीर के बारे में इंकशाफ किया कि जिस ठेकेदार के घर में वो इस्लामाबाद में रहते थे, इसे ही पेशावर में 83 करोड़ का ठेका मिलाया। जी हाँ, वही वज़ीर जिसने खान के लिए माथे पर गोली खानी थी, और बाद में खान के गिरते ही पतली गली से निकल गए थे। लंबी लिस्ट है, थर्ड वर्ल्ड की सब हुकूमतों और हुक्मरानों को फाशिज़्म का रुझान होता है, और खान साहब की हुकूमत में भी था। रऊफ क्लासरा के ट्वीट पर इमरान रियाज इमरान खान का दफा करने और कहा कि क्लासरा साहब माजरत के साथ आपका शो बंद होने पर मेरी आपसे बात हुई थी। इस वक्त आप इसके लिए फौजी जर्नैलों को जिम्मेदार समझते थे, मगर अब आप सिर्फ खान को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? मतलब ये रऊफ क्लासरा साहब ने ट्वीट की, तो इस पे इमरान रियाज खान साहब जो है वो इमरान खान को डिफेंड करने के लिए आए। जुल्म क्या होता है कभी मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे। अब ये इमरान रियाज साहब जो है जाहिर है इस ट्वीट से काफी डॉलर भी इकट्ठे होंगे, लेकिन अगों भी क्लासरा है, इसराई की भरा है, इसराई की वसेब है, माफ तो नहीं करेंदा ना, बट फिर क्लासरा है ते पूरे कमाल दा इंसान है ना, माफ नहीं करेंदा, बट जवाब दे देसी। रऊफ क्लासरा ने कहा यहाँ इमरान रियाज को लम्हा पा लिया, घेर लिया, असल हकायक बयान किए, गीला तीतर खुश किए बगैर ही भून डाला, और भूनना भी चाहिए था। क्लासरा साहब ने लिखा कि इमरान रियाज चलें, इसी बहाने आपसे यहाँ बात हो जाती है। आप अपने अपने हारे इतने एहसास नहीं जितने इमरान खान के बारे में, आप अपने बारे में इतने एहसास नहीं है जितने इमरान खान के बारे में। छोटी सी बात हम भी कह दें तो आप जरूर इनको सफाई देते हैं। मुझे आपकी यही बात पसंद है, आप खान साहब पर पूरा हक मलकियत रखते हैं। कंप्लीट सीन ऑफ पेशेंस। जी आपका फोन आया था, तैयार हो जाएं, आपका शो बंद हो रहा है। इन दिनों आपकी रसाई फौजी जर्नैलों तक अंधाधुंध थी। और उन्होंने कहा जी मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, मतलब इमरान रियाज ने फोन किया कि जनाब ਤੁਹਾਡਾ शो जो है ना बंद होने लगा है। और वो जाहिर है अगर फौजी जर्नैलों ने बंद करवाया था तो इमरान रियाज के तो उन दिनों फौजी जर्नैलों के साथ काफी अच्छे तल्कात हुआ करते थे। अब ये भी आपको बता ही सकते हैं कि आपको किस फौजी जर्नैल ने बताया था कि रऊफ क्लासरा का शो बंद हो रहा है। आप ही ने नाम लिए बगैर फौजियों का बताया, वो बंद करा रहे हैं। आपकी मेहरबानी है कि आपने कहा कि हम इस बात पर मुज़ाहमत करेंगे। अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको फौजियों का कहा। मुझे तो इल्म ही ना था कि मेरा शो बंद हो रहा है, तो किसी जनरल का नाम मैं क्यों लेता?
آپ نے مجھے وہ خبر بریک کی تھی. کوئی کلاسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مینوں کس طرح پتا ہے کہ میرا شو جو ہے فوجی بند کر رہے ہیں؟ تم نے مجھے بتایا تھا فون کر کے کہ فوجی جو ہے نام نہیں بتا سکتا لیکن آپ کا جو شو بند کر رہے ہیں. میں تو وہ بتا سکتا ہوں جو مجھے چینل انتظامیہ نے کہا تھا. آپ وزیر اعظم عمران خان سے مل لیں, ڈی جی آئی ایس آئی اور ایس پی آر سے بھی مل لیں, وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ خود حل کر لیں گے. میں نے جواب کہا جی دونوں سے نہیں ملوں گا, اور نہیں ملا تھا. میں نے کہا کہ میرا کانٹریکٹ آپ ٹی وی کے ساتھ ہے, کسی فوجی جرنیل یا وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہے. انتظامیہ کا جواب تھا کہ پھر آپ کا شو بند ہوگا. 7 ڈیجٹ تنخواہ اور نوکری ختم. 7 ڈیجٹ میں تنخواہ تھی کئی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 ਲੱਖ. 7 ڈیجٹ تے یار کروڑ دے کول جا پیندے نے. پتہ نہیں میں غلط اگر وہ ਇਹਦਾ مطلب یہی تے تنخواہ تے پھر کلاسرا صاحب چنگی لے رہے سن. چینل تے پھر مطلب تگڑا سی. ہمیں مسکرا کر ہاتھ ملا کر باہر نکل آیا, کبھی مڑ کر نہیں دیکھا, کبھی ان سے گلا نہیں کیا. آپ کے فون کے اگلے روز ارشد شریف نے E7 کیفے میں کہا کہ تمہیں منع کیا تھا آپ ٹی وی نہ جاؤ, جب تمہیں سوا ٹی وی اور ہم پہ کانٹریکٹ مل رہا تھا تم آپ ٹی وی کیوں گئے؟ تم آپ ٹی وی چینل میں مروت اور دوستی نبھانے گئے تھے. اب مروت اور دوستی کیوں نبھانے گئے تھے وہ بھی آگے بتا رہے ہیں. آج صبح تمہارے چینل کے سربراہ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے. اب جو ہے اس چینل کا سربراہ اس وقت آپ کو پتا ہے وہ کون تھا؟ جی وہ مداری, وہ جو سامنے اپنے چند ہنسنے ہنسانے والے بٹھا کر آفتاب اقبال جو ہے وہ اس وقت اس کا مالک تھا. اور ایجنڈے پر تم تھے. تم نے عمران خان یا فوجی جرنیل سے ملنا نہیں, لہٰذا تم کل سے بے روزگار ہو, اب کوئی نئی جاب ڈھونڈ لو. یہ ارشد شریف صاحب ان کو بتا رہے ہیں. چینل کا سربراہ وزیر اعظم سے مل کر آیا اور مجھے کہا آپ عمران خان سے مل کر اپنے معاملہ ٹھیک کریں. ان سے نہیں ملنا تو DGISPR سے مل لو. میں نے دونوں سے کہا کہ نہیں ملنا, اور پھر نہیں ملا. بعد میں مجھے جنرل فیض حمید کا ایک قریبی بندہ ملنے آیا. آپ کو نکلوانے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. وزیر اعظم نے بار بار اصرار کیا. 2-3 دفعہ جنرل باجوہ کو بھی کہا گیا ان کا شو بند کرائیں. میں نے انہیں بھی یہی کہا کہ جس نے بھی کہا ہو اسے نکال دیں, مجھے کوئی گلا نہیں. آپ ٹی وی جانے کا فیصلہ میرا تھا اور غلط فیصلہ تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ٹی وی میں جانے کا فیصلہ میرا ذاتی تھا کیونکہ مجھے اس وقت دوسرے ٹی وی چینل سے اچھی آفر تھی. اب وہ کیوں گئے ہیں آگے جا کے وہ بھی بتاتے ہیں. میرے پاس سما ٹی وی اور ہم ٹی وی کی آفر تھی. ارشد سمیت سب دوستوں نے کہا کہ آپ ٹی وی مت جاؤ, سما ٹی وی جاؤ. نویز صدیقی صاحب آپ کو آج بھی یاد ہوگا, ظفر صدیقی صاحب دبئی سے آئے اور رات 10 بجے شو کی ڈیل پکی تھی. دردید قریشی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, ان کی 10 بجے شو کی پیشکش موجود تھی. ہمارے دوست محمد مالک نے وہ ڈیل کروائی تھی. میں نے آپ ٹی وی اس لیے جوائن کیا گیا تھا کہ 1 سال پہلے آفتاب اقبال کے والد صاحب ظفر اقبال نے فون کر کے کہا تھا کہ آفتاب اقبال آپ کا بھائی ہے, وہ چینل آ رہا ہے, آپ نے اس کے چینل کو جوائن کرنا ہے. انہوں نے میرے مرحوم محسن اور دوست ڈاکٹر ظفر الطاف کا حوالہ دیا تھا, جس پر میں نے اپنے دیہاتی پن اور سادگی کی وجہ سے انکار نہ کر سکا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹی وی کو جو ظفر اقبال صاحب ہیں, وہ آفتاب اقبال صاحب کے والد صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ یار تمہارا بھائی ہے, شروع کر لے تو مہربانی کری ایدے کل چلا جائیں. تو میں وہ مطلب سادے پن میں وہاں پہ چلا گیا. لہٰذا ارشد اور دیگر دوستوں کی مخالفت سما ٹی وی ہم ٹی وی کی پیشکش چھوڑ کر آپ ٹی وی پر اپنا ایک پرانا وعدہ ڈاکٹر ظفر الطاف کا حوالہ نبھانے گیا تھا. میں کسی کو الزام نہیں دیتا, میرا فیصلہ تھا, غلط فیصلہ تھا جو میں نے کیا. یہ بھی میرا فیصلہ تھا جب چینل انتظامیہ نے کہا کہ عمران خان اور ISPR کے جنرل سے مل کر انہیں مطمئن کرو ورنہ فارغ, تو میں نے ایک کے بعد دوسری غلطی نہیں کی اور نہ عمران خان سے ملنے گیا نہ جنرل سے ملا, گھر چلا گیا. دونوں فیصلے غلط یا ٹھیک وہ میرے تھے, میں ان کی ذمہ داری خود لیتا ہوں. بعد میں مراد سعید, شہباز گل, ڈاکٹر بابر امان نے مجھے کہا ہم خان سے بات کریں گے. شاید انہوں نے کی بھی تھی, میں نے ان دوستوں کا شکریہ ادا کر کے انکار کر دیا. صحافت میں کسی وزیر اعظم یا فوجی جنرل سے بات چیت اور مذاکرات سے شو نہیں لیے جا سکتے یا ان کی مرضی سے شو نہیں کیے جا سکتے. اب یہ جناب جو کلاسرا صاحب ہیں انہوں نے گلے تتر کو مطلب جواب دیا ہے. گلا تتر اس کے کو جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ظرف والا بندہ ہے, سرائکی وسیب ہے, بھائی ہے اور کمال کا بندہ ہے. لکھتا ہے, تکلیف دیتا ہے, کسی وقت کسی کو بھی تکلیف دے دیتا ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کے ان کے بارے میں بہت سارے خیالات ہیں رؤف کلاسرا صاحب کے بارے میں, لیکن لکھتے ہیں اور حکمران کے خلاف لکھتے ہیں اور تگڑا لکھتے ہیں. یہ بات واضح ہے اور اسلام آباد میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب سے نہیں ڈرے تو چلو اللہ پاک ان کی زندگی کی حفاظت فرمائے اور کلاسرا صاحب کے سر پر ان کے والدین کا اللہ تعالیٰ کی ذات اگر وہ حیات ہیں تو ان کا سایہ قائم رکھے اور کلاسرا صاحب کا سایہ جو ہے ان کے بچوں پر قائم رکھے. ایک دفعہ پھر آپ کو عید مبارک, سلامت رہیں, خوش رہیں. عید کی خوشیوں میں, دعاؤں میں یاد رکھیں, قربانی میں اپنے عزیزوں کو عرب کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال کریں
جو قربانی کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں، اور جانے سے پہلے وہی نعرہ جو روز لگاتے ہیں، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ 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 زندہ باد۔